हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से वर्कशीट या कार्यपत्रक 5 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 4 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2, व्यापार से साम्राज्य तक। बच्चों, उप विषय है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। विद्यार्थियों, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों ने अपने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं बच्चों। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार का चार्टर इजाजतनामा हासिल किया। इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी कि इंग्लैंड का कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों जैसे फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप्स के चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी का भी जबरदस्त मांग थी। विद्यार्थियों, सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ में कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से ही दुखी थे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। आइए अब बंगाल के सूबे के बारे में हम समझते हैं बच्चों। उदाहरण के तौर पर लेते हैं इनको। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने को प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, न कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। तो बच्चों, आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार या चार्टर से क्या फ़ायदा मिला? तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, व्यापार के एकाधिकार या चार्टर के अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, जिसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत में बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। तो पहले प्रश्न का आंसर इस प्रकार से हम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे? धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी भी जबरदस्त मांग थी।
सभी यूरोपीय कंपनियों में के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में भी एकाधिकार आपको किस प्रकार को प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, किसी भी क्षेत्र में जब एकाधिकार होता है तो हमारे अधिकारों का हनन होने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में केवल एक दुकान, एक होटल, एक डॉक्टर या एक बैंक रहने पर इन्हें भी अपने ग्राहकों पर पूर्ण एकाधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण मजदूरी में ज़्यादा पैसा देने पड़ते हैं, मजबूरी में जो है वो ज़्यादा पैसा देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे। एक उदाहरण भी आप दे सकते हो, जैसे आपका कोई गांव से रिलेटेड, गांव में ऐसी कोई बात हो या आसपास कुछ इस प्रकार से हो, तो आप उसका उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे गांव में जो है पिज़्ज़ा की दुकान नहीं है, एक ही दुकान है जो कि वो मन मुताबिक जो है वो पैसा लेता है। ठीक है, एक दुकान होने की वजह से वो मन मुताबिक पैसा लेता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको एकाधिकार प्राप्त सा हो गया है, उसके जो है अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है ना। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।